हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैशलेस हेल्थ स्कीम के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें इसमें कवर होने वाली हैं। रूम रेंट क्या होंगे, एम्बुलेंस चार्जेज क्या होंगे, का एम्बुलेंस चार्जेज कितने कवर होंगे, डे केयर ट्रीटमेंट कवर होंगे कि नहीं, ओपीडी कवर होगी कि नहीं, कौन से डे केयर बीमारियां हैं जो कवर होंगी, और कुछ टेक्निकल वर्ड भी बात करेंगे जैसे आईसीयू क्या है, आईसीयू के चार्जेज कितने होंगे। अगर आप ऐसे हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं जहां पर कैशलेस नहीं है तो वहां पर आपको इलाज कैसे उपलब्ध कराया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए हम पूरा बात करेंगे और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम उस शासनादेश में ही सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। दोस्तों, मैं 2016 से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चला रहा हूँ। इसमें मैंने अपनी वाइफ, अपने बच्चे को, अपने बेटे को कवर किया हुआ है। शुरुआती समय में सिर्फ मैं और मेरी वाइफ कवर थे। तो इसमें किन चीज़ों का मुझे क्लेम मिल सकता था उसको लेकर और अभी जो स्कीम है इसको लेकर मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तब हम समझ पाएंगे इसमें फ़ायदा है कि नहीं है, क्योंकि इसमें हम नॉर्मल जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उससे ज़्यादा प्रीमियम पे करने वाले हैं। फिलहाल इस प्लान में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं और कुछ टेक्निकल चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये मैं आ गया दोस्तों उस आदेश पर जो 7 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। तो सीधे हम उस पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 13। तो ये कहता है कि चिकित्सा लाभ बीमा धनराशि के लिए अनुमन्य होगा और ये सामूहिक स्वास्थ्य बीमा। सामूहिक क्या होता है? ग्रुप इंश्योरेंस। तो इसमें एक तरह से जितने भी कर्मचारी होंगे उन कर्मचारियों को ध्यान में रखकर इस पॉलिसी को डिजाइन किया गया है, अर्थात इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए। तो इसलिए इसमें थोड़ी ऐसी चीज़ें भी आपको मिलेंगी कि जो इंडिविजुअल प्लान में नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको मिलेंगी जो इंडिविजुअल प्लान में भी होती हैं। अब फायदे की बात क्या है, ये थोड़ा सा तो हम लास्ट में ज़रूर बात करेंगे। तो पहले इसमें समझ लेते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1 कहता है टाइप ऑफ कवर। इसमें आप और आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे। इसके अलावा आप अगर किसी को ऐड करना चाहते हैं, जैसे भाई बहन या 2 से ज़्यादा बच्चों को ऐड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अलग से प्रीमियम देना होगा। और जो कवर आपका आपके फैमिली मेम्बर्स का मिला के होगा, जैसे 3.5 लाख का आप ले रहे हैं तो 3.5 लाख में वो भी ऐड हो जाएंगे। अभी 3.5 लाख होता कैसे? इसमें क्या होता है कि आप क्लेम ले लेते हैं, बाकी अगर आपकी फैमिली का कोई मेम्बर्स है तो उसको भी क्लेम मिलेगा, लेकिन वहाँ पे अमाउंट कम हो जाएगा। अगर आपने 1 लाख का क्लेम ले लिया तो बाकी के लिए 2.5 लाख उपलब्ध रहेंगे। अगर किसी दो लोगों ने मिलकर 3.5 लाख ले लिया तो बाकी के लिए क्लेम के लिए नहीं बचता है। रीस्टोरेशन की यहाँ पे चर्चा नहीं की गई। अगर रीस्टोरेशन होगा तो और मेंबर्स को भी इसका लाभ मिल पाएगा अगर क्लेम अमाउंट ख़त्म हो जाता है, एग्जॉस्ट कर जाता है। तो फिलहाल इसमें रीस्टोरेशन की बात नहीं की गई है। अब फैमिली डिफिनीशन देख लेते हैं। स्पाउस, पति या पत्नी, अनमैरिड चिल्ड्रन 25 साल की उम्र तक, डिपेंडेंट्स पेरेंट्स, माता पिता और डिपेंडेंट सिस्टर, बहन और बेटी। अब सम एश्योर्ड कवरेज तो 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख। रूम रेंट एलिजिबिलिटी, आप 1% जो भी आपका प्रीमियम पॉलिसी होगा उसका ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी पॉलिसी 3.5 लाख की है तो 3,500 रुपये तक आप रूम रेंट ले सकते हैं। आईसीयू, आईसीसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट और तीसरा है एचडी हाई डिपेंडेंसी यूनिट। तो इसमें सम एश्योर्ड का 2%, अगर 3.5% है, 3.5 लाख है तो आप 7,000 तक ले सकते हैं। तो बहुत ही कम है। मुझे लगता है कि इतना तो एक दिन का भी नहीं आता, इससे ज़्यादा ही आ जाता है। एम्बुलेंस चार्जेज ये 2500 रुपये या एक्चुअल जो अभी आप खर्च करें। इंटरनेट कवरेज में अगर आप किसी और कंपनी का लेते हैं तो वहाँ वेटिंग पीरियड होता है कि 2 साल 3 साल, मिनिमम 9 महीने का। लेकिन यहाँ पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। आपका पहले से अगर प्रेगनेंसी चल रहा है
तब भी इसको कवर कर लिया जाएगा और उसके जो खर्चे होंगे आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मैटरनिटी 2 बच्चों तक है कवर, कैप्ड है 30,000 नॉर्मल डिलीवरी पर और सीजेरियन पर 75,000 तक आपको मिल सकता है। वेल बेबी केयर भी है जिसमें आप 5,000 तक ले लेते हैं, ये भी मैटरनिटी लीव में ही शामिल रहेगा, लिमिट में ही। प्री एंड पोस्ट नटल चेकअप मतलब बच्चे की डिलीवरी से पहले अर्थात प्रेगनेंसी के दौरान 5,000 तक का चेकअप और डिलीवरी के बाद भी शामिल हैं, लेकिन दोनों मिला के 5,000, ऐसा नहीं कि डिलीवरी से पहले का 5,000 और डिलीवरी के बाद का। और आप ये जानिएगा कि ओवरऑल लिमिट के साथ ही चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं कि आप बेबी केयर ले लिए तो फिर मैटरनिटी भी, सब चीज़ें इसी में हैं, आपके 30,000 या 75,000 के अंदर ही आने वाली हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ ट्रांसलेशन में गलती हो, लेकिन ये मैक्सिमम आप मान के चलिए 30,000 और 75,000 ही रहेगा। इन केस आप ट्विन, अगर ट्विन होते हैं 3 बच्चे 4 बच्चे एक साथ हो जाते हैं तो वहाँ पर जो 2 बच्चों की लिमिट है वो 3, 4, 5 बच्चों तक हो सकती है। मतलब सेकंड बेबी आपका अगर सेकंड की जगह 3 हो गए 4 हो गए तो वो चलेगा जुड़वा के मामले में। अब जब इन केस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, अगर यहाँ पर मैटरनिटी के दौरान कोई क्रिटिकल केस आ जाता है, जीवन की बात आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो उस समय भी इलाज के लिए भी आप जो भी समय श्योर्ड है उतना तक आप कवर ले सकते हैं। डोमिसलरी मतलब घरेलू उपचार जो होते हैं लाभ, तो यहाँ पर आप अगर क्रिटिकल हैं, सीरियस हैं, बीमार हैं तो पेशेंट को घर पर भी इलाज मिल सकता है, वो भी कवर होगा। जैसे आर्थोपेडिक डिसऑर्डर है या न्यूरोलॉजिकल, तो आर्थोपेडिक का मतलब आपके हड्डियों संबंधित, जैसे कह सकते हैं हम लोग हड्डी कोई हाथ पैर टूट फ्रैक्चर हो जाए, क्रैक हो जाए। न्यूरोलॉजिकल मतलब माइग्रेन हो सकता है, जैसे न्यूरो का मैं जो समझ पाता हूँ कि नसों के खिंचाव के कारण जब समस्या होती है, जहाँ पर आप चल बैठ नहीं पाते हैं, दिक्कतें होती हैं, तो वहाँ पर। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हाथ पैर से अगर दिव्यांगता है तो वहाँ पर। फिजियोथेरेपी के लिए 300 पर डे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब बच्चों को अगर रीडिंग, बैठने, उठने इन सब में दिक्कत है तो उनकी थेरेपी चल रही है तो 300 रुपये तक की। स्पीच थेरेपी बोलने के लिए, जब हेड इंजरी हो जाता है या स्ट्रोक आता है तब 300 रुपये पर डे है। सर्टिफाइड केयर गिवर, अगर कोई घर पे आके आपकी देखभाल कर रहा है तो 300 से लेकर 3,000 पर मंथ तक आप उसे दे सकते हैं, तो ये भी कवर है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है। पॉइंट नंबर 9, स्कोप ऑफ कवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूम चार्जेज, डॉक्टर, सर्जन फीस, मेडिसिन, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हैं। और एक्सीडेंटल और इन पेशेंट इन हॉस्पिटल, तो ये रीइंबर्समेंट भी हैं, कैशलेस भी हैं। रीइंबर्समेंट और कैशलेस पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। रीइंबर्समेंट मतलब चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अर्थात पहले आपने इलाज करवा लिया उसके बाद आपने बिल सबमिट किया तब आपको क्लेम मिल जाता है। कैशलेस मतलब आपको कोई खर्चा नहीं करना है, हॉस्पिटल सीधा कंपनी से बात करेगी, वहाँ से आपका क्लेम प्रोसेस कर लेगी। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज मस्ट बी कवर्ड फॉर ऑल मेंबर्स, तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है अर्थात कोई बीमारी पहले से है, जैसे हम कह सकते हैं डायबिटीज़ है, आपका हार्निया है, जिन चीज़ों के लिए हमें हो सकता है तुरंत इलाज की ज़रूरत पड़े, तो इनको प्री एग्जिस्टिंग, किसी को गैस की समस्या, पाइल्स की समस्या हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें पहले से कवर है, इसमें आपको कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है। नॉर्मल जो और पॉलिसीज होती है इसमें वेटिंग पीरियड होते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, 4 साल तक। तो यहाँ पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। ट्रीटमेंट आपका ड्यू टू इंजरी, एक्सीडेंट, ये तुरंत कवर है, ये तो सब में होते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन टू बी कवर्ड, तो 30 दिन और 60 दिन का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, अर्थात किसी चीज़ के लिए अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो उसे 30 दिन पहले का इलाज और 60 दिन बाद तक का। जैसे एग्जांपल लें, अगर स्टोन की समस्या है तो अगर डायग्नोस हो गया तो वो आप उसको जरूरी नहीं कि तुरंत उसका इलाज करवाएं या सर्जरी करवाएं, तो उससे पहले कि जब आप ये सोचेंगे कि अब मुझे करवाना है तो उसके जो पैथोलॉजी चार्जेज हों, जांच के हों, सारी चीज़ें, और उसके बाद के जो हॉस्पिटलाइज होने के बाद के इलाज के, ऑपरेट होने के बाद के भी जो खर्चे वो भी शामिल होंगे। डोनर, अगर मान लीजिए कुछ भी आपको ट्रांसप्लांट करवाना हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया,
तो ये जब भी आप ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो यहाँ पर ट्रांसप्लांट करते समय जो खर्चे आएंगे वो भी आपके सम एश्योर्ड तक कवर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको देने जा रहे हैं कुछ भी, कि चलो 2 लाख ले लो किडनी दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई डोनेट करता है आपको तो उसके भी कुछ चेकअप्स होते हैं, तो उसमें जो खर्चे आएंगे वो एक्चुअल खर्चे आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस, तो 10 नंबर का पॉइंट कहता है कि जब हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं आप तो उसके बाद के 6 महीने तक के कवर हैं आपको, और उसमें ऑन्कोलॉजी, आर्गन ट्रांसप्लांट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, मेजर न्यूरोलॉजिकल केसेज, ये भी जब आपका कोई क्वालिफाइड ट्रीटिंग मेडिकल प्रोफेशनल अगर रिकमेंड करता है तो ये सारे खर्चे इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। इंडिविजुअल आईडी कार्ड फॉर ईच मेंबर ये बनेगा, पॉइंट नंबर 11 कहता है, और 24 आवर्स हेल्पलाइन भी उपलब्ध रहेगा, और जो रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं उनके लिए स्पेशली अलग से रहेगा। तो रिटायर्ड चूँकि 62 साल तक आप ले सकते हैं, तो कोई अगर 58 या 60 में रिटायर हो रहा है तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। नो कैपिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इलनेस, तो किसी तरह की विशेष बीमारी के लिए कोई कैपिंग नहीं है, आपके सम एश्योर्ड तक सारी बीमारियां कवर हैं। हेल्थ चेकअप, एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप है बाई इंश्योरर, तो तीनों जो इंश्योरर हैं 3 कंपनियां या कोई टीपीए है, इनके द्वारा आपको हेल्थ चेकअप मिलेगा। टीपीए मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो इंश्योरेंस के मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके लेवल का काम है। आयुष कवरेज, तो आयुष में आप 10% तक आईपीडी सम एश्योर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर आयुष ट्रीटमेंट। आयुष मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, आपका होम्योपैथिक, ये सारे इलाज हैं। तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जो इससे जुड़े हैं गवर्नमेंट रिकग्नाइज मतलब मान्यता प्राप्त होने चाहिए या सेंटर्स होने चाहिए, तो ऐसे नहीं कहीं पर भी आप इलाज करवाए और बिल लगा दिए, वो मान्यता प्राप्त होने चाहिए। डे केयर ट्रीटमेंट, पॉइंट नंबर 14 कहता है अलाउज एज पर रूल्स, तो डे केयर ट्रीटमेंट को आप ऐसा मत समझ लीजिए कि ओपीडी है। ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उसमें होता है कि आप डॉक्टर के पास गए, पर्चा कटवाए, डॉक्टर ने दवा दी, लिखी, कुछ जांच लिखी, तो आप चले आए, तो ये आप ओपीडी, तो इसमें आपको कोई हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता है। डे केयर ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है, इसमें भी आपको 24 घंटे तक हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती। टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है, तो उस हिसाब से कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनके लिए आपको 24 घंटे भर्ती ना होना पड़े। जैसे आज किसी को अपेंडिक्स का अगर ऑपरेट करवाना हो, ऑपरेशन करवाना हो, तो उसको 24 घंटे भर्ती करना कंपलसरी नहीं है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से जल्दी इलाज हो जाता है और 24 घंटे के अंदर ही वो घर पर चला जाता है। स्टोन अगर ऑपरेट करना है तो भी वही समस्या है, वही चीज़ें हैं। हार्निया का ऑपरेशन है, तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं, बीमारियाँ हैं जो डे केयर ट्रीटमेंट में कवर होती हैं, जिनके लिए आपको 24 घंटे हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता है, तो उन्हें कहते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। क्योंकि जो ये स्कीम्स होती हैं उनमें ये होता है कि आपको जिस बीमारी के लिए 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना पड़े वही बीमारियां इसमें कवर होती हैं। देखिएगा आगे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कवर तो हैं। लिस्ट ऑफ डिसीजेज कवर्ड 15 नंबर कहता है, तो ईएनटी है, डिसऑर्डर है, सर्जरी है उनकी, सर्जरी ऑफ हार्निया, सर्जरी ऑफ हाइड्रोसिल, नॉन इफेक्टिव आर्थराइटिस, तो यहाँ हाइड्रोसिल, पाइल्स, फिस्टूला, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो काफ़ी चीज़ों की सर्जरी है, और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, तो ये बीमारियां भी इसमें कवर है। कोविड-19 भी कवर है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये भी है इसमें, मतलब श्वसन रोग से संबंधित इसमें इन्फेक्शन है कोई, तो ये सारी, और विच इज़ नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिसी 32 नंबर ये भी कह रहा है कि जो इसमें एक्सक्लूड ना हो पॉलिसी में वो भी कवर है। कैटरेक्ट, तो यहाँ पर 40,000 तक पर आई है। तो टेक्निकल चीज़ें, जब आपको कोई ऐसी बीमारी हो और आप जानना चाहें कि क्या ये बीमारी मेरी इसमें कवर है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें आपको स्पेशली आपके हिसाब से बता दूंगा। अगर मैं हर एक बीमारी के बारे में चलूँ कि देखिए मैं मेडिकल फील्ड से भी नहीं हूँ, ये भी क्लियर है, लेकिन बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस से मैं जान चुका, बहुत चीज़ें मैं जब ज़रूरत होती है तो उसको सर्च भी कर लेता हूँ। तो फिलहाल आप
यानी कि मैक्सिमम जो डे केयर बीमारियां हैं ट्रीटमेंट कवर है। आप प्राइवेट या नॉर्मल जो और भी पॉलिसी होती है हेल्थ पॉलिसी उसमें बात करेंगे तो वो 300, 400, 500 तक दिखाएंगे। लेकिन इन्हीं बीमारियों को थोड़ा कहते हैं डाइवर्सिफाई कर देते हैं, बहुत विस्तार से लिख देते हैं। तो मैं बेसिकली यही सारी चीज़ें होती हैं, यही सब बीमारियाँ होती हैं उसमें। अब हम चलते हैं 16 नंबर पर। इसमें है होम्योडायलिसिस, पेरेंटल कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। तो ये सब डीएनसी, डेंटल सर्जरी, तो ऐसी जो बीमारियां हैं इसमें आपको 24 घंटे तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, तब ये जाके कवर करेंगे। इन्होंने लिखा है देखिए, एक्सपेंसेज ऑन हॉस्पिटलाइजेशन आर एडमिसिबल ओनली। तो ये खर्च सभी शामिल हैं जब हॉस्पिटलाइजेशन इज फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 24 आवर्स, कम से कम 24 घंटे के लिए ये आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। अब देखिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 17 पर। तो इन्होंने उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करी जो अब तक हमने ऊपर पढ़े हैं, तो इस पर हमें लोग को ज़्यादा फिर से जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी वही चीज़ें हैं, थोड़ा इसको बस क्लियर किया है कि सारे अब तक हमने 16 पॉइंट में लगभग जो चीज़ें देखी वो आप 17 पॉइंट में एक साथ देख सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 18 देख लेते हैं, क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर। तो यहाँ पर कैशलेस में तो आपको नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना होगा, वहाँ पे तुरंत प्रोसेस कर लेंगे। मिनिमम और अगर आपको रीइंबर्समेंट लेना पड़ता है, अर्थात पहले आप खर्च कर लेते हैं फिर बिल सबमिट करते हैं, तो उस केस में आपको 15 दिन के अंदर क्लेम मिल जाएगा। अगर क्लेम नहीं मिलता है, कोई कारण बताती कंपनी कि इसलिए लेट हो रहा है, और वो अगर कारण जस्टिफाई नहीं होता है, तो एडा के रूल के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, अर्थात कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये क्लेम प्रोसेस। अब रीइंबर्समेंट के लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप हॉस्पिटलाइज होने जाएं तो वहाँ पर आप कंपनी को इन्फॉर्म कर दें कि मुझे इस बीमारी के कारण या इस घटना के कारण हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। क्योंकि आप सोचेंगे कि हम बिलिंग कर लें, सारा खर्चा हो जाए, उसके बाद कंपनी को बात करेंगे कि देखिए हमारा बिल तैयार हो गया, इसको आप प्रोसेस कीजिए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पूरा पहले से इन्फॉर्म करके ही जाइएगा। तो दोस्तों ये रही पूरा जो भी इसमें कवर हो रहे हैं उन सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छी हैं और कुछ चीज़ों को तो मैं कहूँगा कि जिस हिसाब से अमाउंट लिया जा रहा है उस हिसाब से सही नहीं है। लेकिन इसका तुलनात्मक अध्ययन मैं किसी और वीडियो में बनाऊँगा, जो कि मेरे पास 6 साल से पॉलिसी हैं, तो थोड़ा कंपेयर करूँगा, तो आप लोगों को भी डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें ओपीडी शामिल नहीं है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।